बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। मंडे मॉर्निंग, आई होप सबका मूड अच्छा होगा। बच्चे शच्चे स्कूल की तैयारियाँ पकड़ के जा चुके होंगे, हस्बैंड्स, वर्किंग लेडीज़ सब निकल गए होंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस वक्त घर पे होंगे, और जो घर पे नहीं हैं वो बाद में शो देख लेंगे हमारा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे नहीं देखेंगे तो पीटीवी पे ही रिपीट पे देख लेंगे। तो आप सबको वेलकम कहना चाहूँगी, बहुत से प्यार, बहुत सी दुआओं के साथ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उन लोगों के बारे में जो इस तपती गर्मी में बाहर काम कर रहे होते हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। वैसे तो मैंने बात करनी थी ट्रैफ़िक वार्डन्स की, वो लोग जो हमारी ट्रैफ़िक के सिस्टम को सीधा रखते हैं, ट्रैफ़िक पुलिस भी जिनको हम कहते हैं। एक तो ट्रैफ़िक वार्डन्स, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि बहुत सी जगह पे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के भाइयों के नाके लगे हुए होते हैं, वहाँ पे भी हमने रुकना होता है। एंड उसके अलावा एक तीसरी ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे प्यारे प्यारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब मैं इन सब की बात कलेक्टिवली करना चाहूँगी। देखिए व्यूअर्स, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम किस किस्म के इंसान हैं, हमारा ज़र्फ़ कैसा है। कोई आपके साथ कैसे भी पेश आए, आपने तो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है ना। सोचने की बात है। जब भी कोई घर आता है, स्पेशली गर्मी में, आजकल पिछले 2-3 हफ्ते से तो गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़नी शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान में कि लोग बहुत अपसेट हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब बाहर के मौसम से गर्मी प्रॉपर आनी शुरू हो जाती है तो टेम्परामेंट्स भी लोगों के ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन अदरवाइज़ ऑल्सो देखें, बिजली के बिल बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग एसीज़ ऑन कर देते हैं, अपने कूलर्स का सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन घर के दरवाजे पे या गेट पे कोई आता है गर्मी में, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ठंडा ग्लास पानी का या पानी का ग्लास ज़रूर पिलाएं, राइट। सो उन लोगों का सोचें जो सारा दिन 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी, कभी कभी ओवर टाइम भी काम करना पड़ जाता है अगर स्टाफ की कमी हो या वटेवर। ये लोग तपती धूप में खड़े होते हैं। आजकल 5 मिनट के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी बाइक या गाड़ी से भी हेलमेट उतार के या गाड़ी से निकल के अब दुकान तक भी अंदर जाएं तो सर से आग निकल रही होती है, लिटरली इतनी गर्मी है। सो व्यूअर्स, जब अगर कोई ट्रैफिक वार्डन रोके या कोई पुलिस वाला रोके या आपको कोई आर्म्ड फोर्सेस का हमारा भाई सिपाही रोके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आराम से, मोहब्बत से, तहम्मुल से उनकी बात सुनें। वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि स्पेशली नाकों पे इसीलिए रोका जाता है क्योंकि सिक्योरिटी का ये एक मेजर होता है। आप उस रूट से ना जाएं अगर आपने नाकों पे नहीं रुकना, लेकिन अगर उस रूट पे जाना है तो उस जगह के रूल्स को तो हमने फॉलो करना है। सबसे पहले मोहब्बत से, प्यार से, तहम्मुल से बात सुने। आप अगर फॉल्ट पे भी हैं तो चढ़ाई करके या बदतमीज़ी करके किसी से बात करने से तो 100 गुना बेहतर है कि बंदा नीवे होके ज़रा सा ये कह दे कि भाई आई एम सो सॉरी, जी बताइए आगे से क्या फ़ाइन है, क्या है या क्या बात है। जब हम प्यार से और तहम्मुल से दूसरे की बात सुनते हैं तो वैसे ही अगले के अंदर एक लेवल की नरमी आ जाती है। दूसरी बात, इतनी गर्मी में जो लोग खड़े हुए हैं बाहर और हमारे मामलात देख रहे हैं, अगर उनका टेम्परामेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आपको अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं ना व्यूअर्स। और देखिए, रोज़ी रोटी कमाना कोई आसान काम नहीं है, और सबसे मुश्किल काम हमारे मज़दूर भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए है जो धूप में इस कड़कती गर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं। सो ये चीज़, एंड अगर बहुत ही अच्छा या नेक काम करना है, स्पेशली जो लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, वो अगर अपने पास गाड़ी के अंदर पानी की कुछ बोतलें एक्स्ट्रा रख लें कि जब भी आप इस तरह रुकें, अगर कोई आपको रोकता है या अदरवाइज़ भी अगर आप रुकते हैं नाके पे, तो पानी की बोतलें दे दें। ये एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा काइंड जेस्चर है। इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक आपका जेस्चर हो जाता है ना कि आप अगले को कहते हैं कि मुझे आपका लिहाज है, मुझे नज़र आ रहा है कि आप गर्मी में काम कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं। आपकी उस एक नेकी से शायद उस बंदे का पूरा दिन अच्छा गुजर जाए। देखें, जब ऐसे कंडीशन में बंदा काम कर रहा होता तो 100 दफ़ा जहन से गुजरता है कि यार मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मुझे इतनी गर्मी में। देखिए, देयर आर सो मेनी टाइम्स, और मैं बताऊँ मुझे क्यों पता है कि गर्मियों में काम करने का मतलब क्या है, क्योंकि एज एन एक्टर अगर ड्रामे की शूट सर्दियों में शुरू हुई है और वो गर्मियों में चली गई है, तो गर्मियों में अगर आपने आउटडोर का सीन शूट करना है और आप सर्दियों का सीन दिखा रहे हैं तो आपने ओवरकोट या स्वेटर या कोई गर्म शॉल ओढ़ के
वो सर्दी वाला सीन शूट कराना है तपती गर्मी के अंदर। मुझे आज तक याद है कि मैं एक प्रोजेक्ट था एक प्राइवेट चैनल का, उसके अंदर मैं वसल था नाम उस ड्रामे का, उसके अंदर मैं एक ओवरवेट लड़की का कैरेक्टर प्ले करती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और फिर वो अपने आप को एक्सरसाइज और ये वो करके फ़िट कर लेती है। ऑब्वियसली मैंने वेट गेन करने की कोशिश की, मेरे से उतना नहीं गेन हो पाया, मुँह थोड़ा गोलछोल हो गया, तो हमने फिर पैडिंग कर दी। तो मई, जून, जुलाई ये 3 महीने कराची की वो नमी वाली गंदी चुभने वाली गर्मी के अंदर मैंने वो कंबल पहने, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मेरे पूरे जिस्म के ऊपर, मेरी पूरी बैक के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर इतने बड़े बड़े ज़ख़म बन गए थे, ऑलमोस्ट जैसे स्किन गल जाती है, और 1-1.5 साल लगा था मुझे उससे रिकवर करने में। सो व्यूअर्स, गर्मी सर्दी ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कंफर्ट पैदा कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मर्द रोड पे खड़ा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसको गर्मी नहीं लगती या वो तकलीफ़ से नहीं गुजरता। सो जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम थोड़ा से उनकी हौसला अफजाई कर दें, हमारी इज़्ज़त में तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो इंसान जो है वो कितना अच्छा महसूस करेगा, और आपकी इज़्ज़त कम होने के बजाय अगले के सामने आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ व्यूअर्स, प्लीज़ अच्छे तरीके से, मोहब्बत से, प्यार से लोगों के साथ पेश आएँ, और जो गर्मी में, इस तपती गर्मी में बाहर काम कर रहे हैं उनका ख्याल करें, उनका कुछ लिहाज करें और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अगर आप कॉल करके कोई एडवाइस या मशवरा भी देना चाहते हैं, मैंने तो कहा ना कि पानी की बॉटल्स गाड़ी में अपने रखा करें। मैं क्या करती हूँ कि जिस तरह मैंने अपने लिए भी पीने के लिए गाड़ी में एक पानी की बोतल रखी होती है, वो रीयूजेबल वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लास्टिक को ज़ाया नहीं करना चाहिए और वो सारी चीज़ें। बट अगर डिस्पोजेबल बोतलें कुछ आप गाड़ी में रख लेते हैं, मैंने गाड़ी में 12 बोतलें रखी हुई हैं, वो छोटी वाली डिस्पोजेबल, जब भी कोई इस तरह से होता है मामला, मैं निकाल के एक पकड़ा देती हूँ। कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते, वो अपनी जगह चीज़ है। आपने तो एक जेस्चर कर दिया ना व्यूअर्स। सो ये एक मशवरा था। अगर आपके पास भी कोई मशवरा या एडवाइस है तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम कैसे उन अपने भाइयों और बहनों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं जो इतनी तपती गर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं। एंड बाय द वे, ट्रैफिक वार्डन्स ख़वातीन भी होती हैं, उसके अलावा पुलिस में भी बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो शॉप्स वगैरह पे खड़ी होती हैं, चेकिंग वगैरह पे, स्पेशली जब हम एंटर एग्ज़िट हो रहे होते हैं मोटरवेज़ वगैरह पे। तो इन सब लोगों का हमने भी ख्याल रखना है जैसे वो हमारा ख्याल रखते हैं। उन्होंने तो नौकरी ही ऐसी सेलेक्ट की है जहाँ पे हम लोगों का ख्याल रखा जाता है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरी एक सोच थी हमारी टीम की कि भी देखिए हम हर किसी की बात करते हैं, इनका भी ख्याल रखें, घर वालों का, हमसायों का, हर बंदे का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक चीज़ है ना, अब देखें नूर कितनी गर्मी है आजकल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत गर्मी है। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि पानी की जो है बॉटल्स अपने पास रखें, और जहाँ गाड़ी कहीं रुके, जहाँ ज़रूरत हो उनको दे दें, और ये बहुत सवाब का काम है। और एक और चीज़, मैं अगर बात ही कर रही हैं वो तो मैं चले एक ऐड कर देती हूँ, वैसे नेकियां करके बतानी नहीं चाहिए, सिंपल बात है, बताते हैं तो मुझे तो नहीं पता, नहीं मुझे लगता है नेकी में कमी आ जाती है, बट एक आइडिया के तौर पे बता रही हूँ। दूध के पैकेट, मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम, अब वो अमेरिका में रहती है, न्यूयॉर्क में। सनम मुझे हमेशा कहती थी कि जे तुम जो पैसे पकड़ा देती हो ना, उससे 1000 गुना बेहतर है, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना गाड़ी पे पैसे वगैरह मांगने के लिए। अब वो जेन्युइन है नहीं है ये मैटर नहीं करता, बच्चे तो हैं ना फिर भी, और बच्चे सबके साझे होते हैं। छोटे जो टिकी पैक्स दूध के आते हैं, अब तो वो नरम वाले इतने अच्छे पैकेट्स आ जाते हैं, और वो सारे ब्रांड्स के हैं, सब ब्रांड्स के होते हैं पाउच। तो आपने वो 250 ml वाला या 125 ml वाला, अगर नहीं बड़ा वाला अफोर्ड करते तो 250 ml वाला वो वाले पैकेट आप बच्चों को दे दिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा उसी वक्त खोल के पी लेता है, तो अगर उसको किसी ने खड़ा भी किया हुआ है मांगने के लिए, तो कम से कम वो बच्चा वो दूध पी लेगा। बच्चों को आप दूध पकड़ाएं, ख़वातीन की अगर गोद में बच्चा है वो पैसे मांग रही है, आप उनको भी दूध का पैकेट पकड़ा दें। और बाकी मर्द हजरात बड़ों को आप बेशक एक पानी की बोतल पकड़ा दें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी नेकियां जो है ना, ये हमारे बड़े काम आएंगी। और कहते हैं ना कि नेकी करके बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये वाकई ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि लोग, मुझे सनम ने बताया तो मैंने कहा ये क्या कहती है जुगन, मैं सालों से कर रही हूँ। उस वक्त डब्बे के आते थे, अब तो उनको 5-6 साल हो गए बाहर शिफ्ट हुए हुए, बट उसने मुझे कहा कि जुगन बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चे इस तरह दान से खोल के उसको पी लेते हैं। हाँ। एक अच्छी चीज़ हो जाती है, कम से कम उनको कुछ तवानाई तो मिल जाती है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। एनीवे, आज किचन में क्या बन रहा है?
आज ही गर्मियाँ बहुत आ गई हैं तो हमने कहा थोड़ी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मंतू ईरानी, जो कि दही भी है और कीमा भी है और बैंगन भी है। और बैंगन आपको पता है गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और हाँ इस जी। बैंगन का एक रायता हमारे घर में बनता है, हाँ जी, जो सब बड़े शौक से खाते हैं। स्मोक करके उसको बैंगन को और उसमें से उसका बट पल्प इसमें गोश्त निकाल भी के। डलता है ना? हाँ जी मीट भी डलता है जी। जी ये मंतू ईरानी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए जी, हमें कीमा हाफ़ kg, बैंगन हाफ़ kg, दही हाफ़ kg, मैदा 1 कप, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई 1.5 चाय का चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 2 चाय के चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत और कोयला 1 अदद। और कीमे के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसका तरीका ये है जी कि पहले हम कीमे को प्याज को सौते करेंगे, जूँ ही वो उसका कलर चेंज होगा तो उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद हम कीमा डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर हम सारे मसाले और टमाटरों को ब्लेंड करके डाल देंगे ताकि वो टमाटरों के पानी में कीमा जो है वो गल जाएगा। उसके बाद जब पानी खुश्क हो और मसाला ऑयल छोड़ने लगे तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और गर्म मसाला पाउडर डाल के इसको उतार लें। और हमने ये बहुत ड्राई कीमा बनाना है क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। असल में ये बहुत ही एक हेल्दी खाने की चीज़ है अगर आप देखें, क्योंकि इसमें भी ऑयल कम डलता है, दही डलता है, बैंगन डलता है, तो वो ऑल टुगेदर एक तो मुकम्मल मील भी हो जाती है। रोटी चावल के साथ खाना है, चावल के साथ खाएं या और आप उसके चम्मच बगैर के भी साथ खा लें। हाँ जी, तो ये आपको पेट को भी आपके भर देगा। व्यूअर्स, डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी चीज़ हाँ है। जी, और फिर जी इसके जो बैंगन है हम इसको गोल स्लाइसिस में काट लेंगे और मैदे का जो है हम उसको बैटर बना लेंगे। उसमें हम नमक, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, वो डाल के उसको मिक्सचर बना के और बैंगनों को हम फ्राई करके पकौड़े बना लेंगे। इसको आप पैन फ्राई करें और या आप अगर बेक भी करना चाहते हैं तो ये बेक भी हो जाते हैं। थोड़ा सा स्प्रे करें और ऑयल का और उसको बेक कर लें, अगर आप ज़्यादा मतलब कहते हैं कि ऑयल जो है इसमें ना जाए। बैंगन हमारे फ्राई हो गए, दही को हमने बीट किया, उसमें हमने नमक, काली मिर्च, फ्रेश पिसा हुआ लहसुन और ज़ीरा पाउडर डाल के उसका एक मिक्सचर बना लिया। फिर हम जी लेयरिंग करेंगे। डिश में हमने सबसे पहले दही की लेयर लगाई, उसके बाद कीमे की लेयर, उसके बाद बैंगन की लेयर, फिर रिपीट करेंगे दही, कीमा, बैंगन और उसके ऊपर टॉप लेयर जो होगी वो दही की होगी और उसके बाद हम स्मोक दे देंगे कोयले का और एक आपका फुल मील तैयार है। तो हम सर्व करेंगे इसको राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ। बिल्कुल। और लाइक आई सेड के बाय इटसेल्फ भी खा लें तो बहुत ही अमेजिंग। ये तो चम्मच के साथ, मैं तो वैसे चम्मच के साथ ही खाती थी, लेकिन अच्छा बस करें ना, मुंह में पानी आ रहा है। आप भी ना नूर आके ना सारी बंदे का डाइट प्लान ही ख़राब कर देती हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू। तो अब आप लजीज से अपनी डिश तैयार करें। हमने एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी को व्यूअर्स ट्रिब्यूट पेश करना है। वैसे तो आप इस दुनिया से रुखसत हुए 1983 में, आज के दिन 13 मई को, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आर्टिस्ट थे और आज भी आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लोग याद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ अलाउद्दीन साहब की। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है और पीटीवी की हमेशा कोशिश होती है कि अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें। तो आपने बेसिकली अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया फ़िल्म संजोग से। आपने 300 से ज़्यादा उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों में काम किया। उर्दू फिल्म आस पास की कामयाबी से आपको बहुत शोहरत मिली और आप शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए और बहुत से स्पेशल कैरेक्टर्स आपके लिए लिखे जाते थे और आप उनको बाखूबी अदा करते थे। और उसके साथ साथ फ़िल्मों की बात करें तो संजोग, मेला, बदनाम, पाकीज़ा, शम्मा, ये बहुत ही आपकी रिनाउंड फिल्म्स हैं। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपको याद कर रहे हैं। और ब्रेक में जाते हुए आज एक और बहुत ज़रूरी मैसेज आप लोगों को देना है। एक प्रॉब्लम और एक लेटेस्ट रिसर्च। स्टेम सेल थेरेपी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे लोग अपनी स्किन, अपनी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, एंटी एजिंग की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि एजिंग को रिवर्स भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चियां आजकल जो चीज़ ऑनलाइन देखती हैं, जहाँ पे भी देखती हैं, वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। इस हद तक कि दवाइयाँ भी लेनी शुरू कर देती हैं एक्नी के लिए और स्किन और अपनी ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बड़े नुकसान जो हैं फिर उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था ना कि क्रीम मिक्स करके अपने मुंह पे लगा लेती थी, स्किन ख़राब हो जाती थी। अब तो दवाइयाँ भी खाना शुरू हो गई हैं वज़न कम करने के लिए, स्किन को बेहतर करने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए।
तो ब्यूटी से रिलेटेड गलत दवाइयों का इस्तेमाल करना और स्टेम सेल के थ्रू हम किस तरह अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो मैंने ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया था कि एक ज़माने में अबाउट 15 ईयर्स अगो 16 ईयर्स अगो इसी चैनल पे बैठ के हम बात करते थे और मैं अक्सर कहती थी कि प्लीज़ क्रीम में ये जो मिक्स कर करके फॉर्मूला क्रीम्स हैं वो मत लगाया करें, वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हर बंदा किसी और की बात सुनता था और पता नहीं कहाँ से ये एक हॉरिबल सी स्टोरी शुरू हुई जहाँ पे हमने स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या खुद ही बच्चियों ने मिक्स करके लगाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा, चीज़ें इजाद होती गई, नई नई चीज़ें बनी। अच्छा, अब बच्चियाँ क्रीमें तो आज भी लगा रही हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ लेकिन मिकदार कम हुई है पहले से, अल्लाह का शुक्र है अवेयरनेस से। लेकिन उसके साथ 50 और एक्सपेरिमेंट्स अब यंग बच्चियों ने अपने मुंह पे खुद करनी शुरू कर दी हैं। मुंह पे, बॉडी पे, रैंडम लोगों के पास जाएंगी, किसी पार्लर पे जाके टीके लगवाने शुरू कर देंगी कि उन्होंने कहा है हमें गोरा कर देंगे। अच्छा, अब मैं रैंडम पार्लर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्लरों का काम नहीं है ये काम करना। पार्लर में तो मैंने आपको कुछ महीने पहले, जब हम कुछ बल्कि हफ्ते पहले ये भी आपको क्लियर की थी बात कि भाई आप हाइड्रा फेशियल भी नहीं करवा सकते, वो भी एक प्रॉपर मशीन है जिसके लिए प्रॉपर टेक्नीशियन होता है और पहली दफ़ा जिसकी क्लिनिक होता है वो खुद करता है, उसकी सेटिंग्स करके डन अपने टेक्नीशियन को सिखाया जाता है और वो फिर भी उनकी निगरानी में होता है जब भी होता है। तो प्लीज़ स्पेशली यंग बच्चियाँ, क्योंकि बजट के इश्यूज होते हैं, तो वो क्या कहती हैं कि ओए यही चीज़ वहाँ पे 10 गुना कम की मिल रही है। अगर 10 गुना कम की मिल रही है तो फिर वो एक्सपायर्ड भी है, ख़राब भी है और अगले को काम भी नहीं आता और हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। सो आज फिर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है अपने आप को नुकसान पहुँचाए बगैर। क्या फ़ायदा कि चेहरा आपका 2, 6, 8 साल के लिए अच्छा लगे लेकिन अंदर से आपके ऑर्गन्स उठ जाएँ, आपके गुर्दे फेल हो जाएँ, आपका जिगर जवाब दे दे। सो आइए मिलते हैं डॉक्टर बुशरा बशीर से। आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं एंड स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट भी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। आपको पता है हम सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं ताकि वो जो एडवाइस दें वो भी उसी तरह सॉलिड हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो गप्पे हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आपकी एंट्री पे ही मैं अपने रोने लेके बैठ गई थी आपके सामने। थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स यू शेयर्ड। लेकिन ये अवेयरनेस होना कि या ये नॉलेज होना या ये आपको पता होना कि आप गलत कर रहे हैं अपने साथ कितना ज़रूरी है, स्पेशली यंग बच्चियों का। अब यंग बच्चियों से मैं बात कर रही हूँ 14 साल की उम्र से लेके कोई 25 साल की उम्र तक, सबसे ज़्यादा पंगे की एज यही होती है। बिल्कुल जी मैम। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे जुगन आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले हमारा मसला क्रीम्स था, अब हमारा मसला ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और आपको पता है कि ये सारा मार्केटिंग फोरम जो है उसका क्या नतीजा है कि वो खुद से अपने आप को असेस कर रहे हैं। ऑनलाइन चीज़ें मंगवा के भरे हुए हैं उन्होंने अपने शॉपर्स, और वो जो है वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन अपने साथ कर रहे हैं कि, और ये एक उनके माइंड में यानी फिक्स्ड है, इसको हम इल्यूजन कहते हैं कि बिल्कुल सही वो सोचते हैं कि हम अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमने असेस भी कर लिया हमारी स्किन कंडीशन क्या है, हमने प्रोडक्ट भी असेस कर ली है, और अब हम लेके जो है ना बग़ैर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अंदर इन्वॉल्व किए हुए, किसी डर्माटोलॉजिस्ट को, हम उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, और उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया होता है इसलिए कि चीज़ें अच्छी हैं। ये बात नहीं है कि जी फ़लाना सीरम मैडम आप बताएं, अच्छा ये फ़लाना हाइलुरोनिक एसिड अच्छा है मैडम, नाइसिनामाइड अच्छा है मैडम, अल्फा ऑर्बिट सब अच्छा है। ओ भाई, विटामिन सी सीरम जो हर नुक्कड़ कोने में वाफिर इकबाल में मिलता है वो तो मैं भी बनाती हूँ अपनी स्किन केयर की रेंज में, बट उस विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। वही विटामिन सी सीरम जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, जब आप उसको लगा के घर से बाहर निकल जाते हैं धूप में तो वो आपका मुंह जला देता है, आपके मुंह पर छाइयाँ कर देता है। बिल्कुल वही चीज़ जो रात को लगाने से या जब आपने लाइट वाइट धूप शूप हर चीज़ से बचना है, और उसके साथ आपने सनस्क्रीन भी लगानी है। बिल्कुल, इवन अगर आपने उसको रात को भी लगाना है या सनस्क्रीन वाली। अब ये डॉक्टर साहिबा ना कोई जानता है ना कोई अंडरस्टैंड करता है, और मैंने भी
स्क्रीन पे काम करने के बावजूद भी ये चीज़ें गलतियां करके सीखी हैं। जी, और ये सबसे बड़ी फॉल्ट है इसमें ये है कि जुगन ये चीज़ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती है जो बिल्कुल। पूरी दुनिया में बैन हुई हुई होती हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने, क्योंकि वो बैन हो चुकी होती है, उनको मिल गई होती है ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे, उन्होंने बहुत सा स्टॉक उठा लिया, अपनी छोटी सी इंस्टाग्राम की दुकान खोल ली, बेचना शुरू हो गए। और इसमें जो कि जैसे आपने कहा कि ये विटामिन सी जैसे सुबह लगा के जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी ऑलरेडी उनको अपनी प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस का कोई आइडिया नहीं है। यानी हर नॉर्मल बंदा जो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है उसकी स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं भी जिस चीज़ को वो अपने लिए बहुत अच्छा समझ रहा हो वो उसके लिए ना हो। ये ऐसे ही है कि सब कुछ अच्छा है, खजूर बहुत अच्छी है, तो क्या शुगर के मरीज़ को खिलानी शुरू कर दें, खजूर बहुत अच्छी है। तो मतलब अगर आपकी स्किन कंडीशन पहले से ऐसी है जो विटामिन सी से एग्रावेट हो सकती है, बढ़ सकती है, तो अब विटामिन सी जितना मर्जी अच्छा है लेकिन आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई और मेडिसिन हो जो आपके लिए अच्छा काम करे। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा लाए कर रहा है कि हमने हेल्थ को अपने हाथ में ले लिया। और मैं यहाँ पे माओ से और फादर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी, आधे से ज़्यादा वक्त घर पे पेरेंट्स ही रिसीव कर रहे होते हैं चीज़ें जो बिल्कुल। बच्चों ने ऑनलाइन ऑर्डर की होती बिल्कुल। है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि बच्चों की अगर कोई चीज़ आई है तो आप खोल के चेक करें, ये गलत बात है। किसी की भी मेल आए, उनके नाम पे आए, चाहे वो बच्चा आपका 12 साल का भी है, उसने ऑर्डर किया, खुद अपने हाथों से खोले, जो एक असूल की बात है। देखिए, जो सही बात है, प्राइवेसी। उसके बाद आप बच्चे को कहें कि बेटा आपने मंगाया, प्लीज़ मुझे दिखाएं आपने क्या मंगाया। वो चीज़ आप बच्चे को कहें कि जी आपने मंगाई है, मुझे दिखाएं, देखें, और फिर पढ़ें कि आपकी स्पेशली, और लड़के लड़कियां दोनों कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़कियों का मसला नहीं रहा, लड़के भी यही करते हैं। बिल्कुल। और लड़के करते चले जाते हैं, नुकसान करते चले जाते हैं, वो तो डॉक्टर पे भी नहीं जाते, बच्चियां चलो फिर भी चली जाती हैं, माँ परेशानी में ले जाती है। ये बहुत ज़्यादा होता है कि माएँ जो है वो ज़ुबानी कलामी लड़कों की बता रही होती हैं स्किन कंडीशन, और कहती हैं कि डॉक्टर साहब वो नहीं आ रहा, क्लिनिक पे आके नहीं दिखाना चाहता आपको, तो ये हालात हैं, आप ऐसे ही लिखते हैं दवाई। ये इस तरह से हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो आपने उसकी तरफ इशारा किया, मैं चाहूँगी कि हम उसकी तरफ बात करें। जी। एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि हम चीज़ें करते चले जाते हैं अपने ऊपर, वो हमारे एज के हिसाब से भी गलत होती है। बिल्कुल। फिर उसके आगे से नुकसान क्या होता है ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं लगता कि जो हम स्किन पे लगा रहे हैं या जो हम सर पे कोई चीज़ लगा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि वो तो बालों पे लगी है ना, स्किन पे लगी है। बाय द वे, आपकी स्किन जिंदा है, ये सांस लेती है, चोट लगती है तो दर्द होती है ना। बिल्कुल। इसमें मैं ऐड करूँगी जुगन कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जितने बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स आप पढ़ते हैं, आप अपने दिल का बड़ा ख्याल रखते हैं, आप अपने दिमाग का बड़ा ख्याल रखते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी जिल्द जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए जो कुछ भी जा रहा है आपके अंदर ही जा रहा है। आपके जो रूट्स हैं ना मेडिसिन लेने के, कि आप मुंह से ले रहे हैं, आप इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो आप जो लगा भी रहे हैं वो आपके अंदर ही जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छा हम ये दवाई लगा रहे हैं, ये भी अंदर ही जाएगी, ये भी वही सब कुछ करेगी जो बाकी। आपने जो बात की है कि मैं ख़ास तौर पे रेटिनॉल के उसके हवाले से इसलिए करना चाहूँगी कि आजकल बड़ी हाइप आई हुई है जी, रेटिनॉल सीरम, मैडम एंटी एजिंग होता है, रेटिनॉल सीरम लगा रहे हैं। यंग बच्चियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उसमें से मेरे कुछ पुराने पेशेंट्स ने बताया कि मैडम हम रेटिनॉल सीरम लगा रहे हैं। मैंने कहा बेटे आप तो अभी नहीं लगा सकते, आपकी आगे प्रेगनेंसी है, ठीक है। किस एज के बाद लगाना चाहिए? नहीं, उसमें जुगन ये है कि लगा आप सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दवाई आपके अंदर जाती है और बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी बच्चियां जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनके स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, तब भी वो लगाना शुरू कर देती हैं। अब मैं कोई यंग बच्ची तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट नूर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद हर 4 years ago माशाल्लाह से, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आपने स्किन पे भी, आपने कोई केमिकल, कोई भी चीज़ नहीं आपने यूज़ करनी। मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और मैं बेड रेस्ट पे थी। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा एक तो सारा दिन बंदा पड़ा रहे बिस्तरे में, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं कुछ लगा भी नहीं सकती, तो बंदा थोड़ी लोशने चीज़। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, जो चीज़ आप स्किन पे लगाते हैं, जो चीज़ आप बालों, मुझे तो पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पू तक का उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लगाना आपने, ये प्रेशियस प्रेगनेंसी है।
लो जी मुझे अजाब पड़ गया। तभी तो मैंने अपनी स्किन केयर की और हेयर केयर की ब्रांड शुरू की, वो इन सब चीज़ों से फ्री, क्योंकि और उसके बिकॉज उस वक्त सोचें, इतनी लेट जिंदगी में एहसास हुआ कि ये तो जिस्म में सारा कुछ जा रहा है जी। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स, बच्चियों का और बड़े भी ख्याल करें। अगर आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आपने ध्यान करना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमें गाइड करेंगे कि चलें अगर कोई इंसान है बड़ा तंग तो वो क्या करे। बिल्कुल। स्पेशली पहले प्रेगनेंसी में क्या स्पेशल एहतियातें करनी है, या आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तब, हाँ जी, स्किन से रिलेटेड वो, और उसके बाद स्टेम सेल क्या चीज़ है और वो बच्चियों को, यंग लोगों को और एडल्ट्स को भी क्या हेल्प दे सकती है ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कभी कभी कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, मुलाकात पहली होती है लेकिन लगता है कि जैसे बचपन की सहेली है। तो आज उम्र में मेरे से छोटी हैं डॉक्टर बुशरा, लेकिन फिर भी वो जो होता है ना कि सहेली, एक स्टेज के बाद ना जब आपकी उम्र किसी से ज़्यादा तो हम एक ही उम्र के हैं, छोटी है लेकिन फिर भी सहेली है। अच्छा, अभी मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं हुआ हो सकता है हमारी उम्र एक ही हो और हो सकता है आपकी काफ़ी कम हो, लेकिन अगर मेरे से बहुत छोटी भी लगती है तो एक अच्छी बात है। हाँ। यानी कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। जी बिल्कुल। यही तो बात है ना। हाँ। लोग कहते हैं उम्र चोर, दुनिया सारी अब उम्र चोर हो गई है बिल्कुल, क्योंकि उनको तरीके आ गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर की 100 रुपए की चीज़ देख के कहते हैं कि हमारी 1 रुपए में हो जाए। वो नहीं हो सकता व्यूअर्स। 100 रुपए की चीज़ शायद 80 रुपए में आपको मिल जाए। बिल्कुल ठीक। जेवर के अलावा ये और कहीं नहीं अप्लाई करती चीज़। मैं आपको बताती हूँ क्यों। हाँ। सोना आप लेने के लिए जाते हैं, प्योर सोना खरीदेंगे 1 तोला और 1 तोले के बुंदे खरीदेंगे। तोले के बुंदे ज़्यादा महंगे इसलिए होंगे क्योंकि उसमें बहुत सी वर्किंग, मेकिंग, शेकिंग, और अगर ब्रांड बड़ा है तो ब्रांड का नाम भी उस पर लग जाता है। प्योर सोना लेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा और उसकी रीसेल भी होगी। उसके अलावा दुनिया में, या ज़मीन, उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 100 रुपए की है तो वो आपको 10 रुपए की मिलेगी। ये पॉसिबल नहीं है। सही कह रही हूँ कि गलत? बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान में डॉक्टर्स अपना एक्सपेंस कम कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई चीज़ लगा रहे हैं उसकी कीमत ही $100 है, बिल्कुल, तो वो आप कैसे 10 रुपए की लगा सकते हैं, या 100 रुपए की, 1000 की? आपने बहुत अच्छी बात की है जुगन। पाकिस्तान में डॉक्टर्स अपने सर्विस चार्जेस बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट को ये समझाने में कि ये जो प्रोडक्ट वो ख़रीद के या परचेज़ करके उनको लगा रहे होते हैं, अगर वो अच्छा परचेज़ करें, जैसे आपने कहा, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा परचेज़ करें तो उसकी कॉस्ट ऐसे नहीं हो सकती कि वो 100 रुपये का हो और वो 10 रुपये का उसको जो है लगा दें। अच्छा, ये बताएं सच्ची बात डॉक्टर साहिबा, आपने खुद भी अपने ऊपर अपनी चीज़ें करती हैं? मैं ये नहीं पूछ रही क्या, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। यानी कि आप अपने पेशेंट्स पे वही करती हैं जो आप अपनी ज़ात पे भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे सबसे पहले आपकी ऑन एयर ये स्टेटमेंट क्लियर। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ जुगन मैं नहीं, आप बाकी भी जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट या उनको बुलाएंगे वो ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं। नहीं, बट अपनी जात पे भी करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बात पता क्या है, वो अपने दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो ट्रीटमेंट भी फिर वही करें। अगर आपको पता है कि एक ट्रीटमेंट अगले के गुर्दे उड़ा देगी, उसका सिस्टम उड़ा देगी, बिल्कुल मैं ना करूं लेकिन अगले को कर दूं, ये तो नहीं है ना मामला। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जितनी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं ना, और ख़ासतौर पे जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता कि ये उसे कोई हवा से आ गई हैं, उसने कहीं से कोई इल्हामी नॉलेज आ गया उसको कि ये वो ट्रीटमेंट करे। इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होती हैं और मल्टीपल लोगों पे होती हैं, और इनकी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होती हैं, बड़े बड़े साल, इवन 10-20 ईयर्स उन पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व किया गया होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती हैं, इनके अपने अपने नाम होते हैं। हर चीज़ को हम देखते हैं कि ये इस पे किस तरह की रिसर्च हुई हुई है, इसके कैसे रिजल्ट्स हैं, और जितनी ट्रीटमेंट्स हम पब्लिक को ऑफ़र करते हैं हम खुद उसको 100% करवाने के लिए तैयार होते हैं, हम तो उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो चीज़ आप अपने ऊपर भी करें, आप लोगों पे भी करें, वो प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली खवातीन पे नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं उनको भी ऐड करूंगी जो सोच रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएं। जैसे कि अगर आपने
6 महीने के बाद शादी करनी है और आपका प्लान है कि आपने फ़ौरन बच्चों की तरफ जाना है, तो तब भी आपको एहतियात करनी है। तो अब जो मैम बातें बताने जा रही हैं जो नहीं करनी, वो उन लोगों के लिए हैं जो फैमिली प्लानिंग की तरफ जाने लगी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जो अपने बच्चे को अभी दूध भी पिला रही हैं, क्योंकि दूध से हर चीज़ बच्चे के अंदर जाती है। हाँ, ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि ये जो मिल्क है ना, जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं, जितनी चीज़ें आप लगा रहे हैं, ये मिल्क के ज़रिए बच्चे में जा रही हैं। तो जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, वो खाना पीना नहीं शुरू हो जाता, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब आप उसको दूध छुड़वा देते हैं उसके बाद आप बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आप बड़ा फॉलो करते हैं कि अमेरिका और ये वो, तो अमेरिका में ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें तो अब वो ये जो फॉलिक एसिड की एक छोटी सी टैबलेट दी जाती थी पहले ज़माने में, वो भी नहीं अब देते। तो कम्प्लीटली फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी लगाना खाना सब मना कर दिया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों में कितने बिहेवियरल प्रॉब्लम, ऑटिज्म हो गया, और कितनी चीज़ें हो गया, ADHD हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पहले नहीं थी। तो लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में उन्हें एक प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है और बहुत प्रेशियस टाइम पीरियड है। वो बच्चा आपका सारी ज़िंदगी आपके साथ भाई आप जैसी एक भली डॉक्टर, मेरी प्यारी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, उसने मुझे यही कहा। मैंने अगेन नूर की प्रेगनेंसी का पहले भी बताया और हसन के दौरान भी मैंने कहा हाय अल्लाह मुँह पे बाल आने शुरू हो गए हैं, लेज़र कर दो। उसने कहा जुगन मैं वो फॉलो करूँगी जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, मैं तुम्हें लेज़र भी नहीं करूँगी, जबकि हाँ, उसका नुकसान कोई नहीं, उसे सीधा आपके यहीं पे लग के ख़त्म हो जाने। उसने लेज़र भी नहीं किया, उसने कहा मैं नहीं करूँगी लेज़र हेयर रिमूवल, चुप करके बैठ जाओ। उसकी रीज़न ये है कि देखें लेज़र प्रेगनेंसी में करके उसका आउटकम आज तक नहीं देखा गया हुआ, और बात हमें पता ही नहीं, और पैसे भी ज़ाया करने और ऊपर से क्यों रिस्क लेनी है। रिस्क। अच्छा, तो डॉक्टर अगर मना कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं करनी और नई कोई चीज़ भी नहीं शुरू करनी प्रेगनेंसी के दौरान के क्रीम में सीरम वगैरह, नॉनसेंस। अच्छा मैम, स्टेम सेल से क्या क्या चीज़ें हल हो सकती हैं? फिर एक दिन मैं आपको आगे जाके ना, अगर आपके पास वक्त हुआ मैम, प्योर स्टेम सेल पे करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल के बहुत से वो भी है ना, डिफरेंट किस्म के स्टेम सेल है, कोई फैट से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, वो हम करेंगे। लेकिन बस ये बता दें स्टेम सेल से किस किस चीज़ का हल निकल सकता है? हम अगर सिर्फ डर्माटोलॉजी की बात कर रहे हैं या स्किन की बात कर रहे हैं ना, ब्यूटी की, तो उसका भी बता दें, बालों शालों का भी। स्टेम सेल इतने खूबसूरती से बाल उगाता है कि आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना चाहते थे और अब उनको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के उसके रिजल्ट्स हैं। तो आपको पहले जो है मेरे कर दें प्लीज, कसमें ब्लो ड्राई कर करके 3.5 बाल रह गए, उस 3 होने से पहले या 2 होने से पहले मेरा कुछ कर दें। स्टेम सेल बालों के लिए तो एक्सीलेंट काम करता है। उसके अलावा जो PRP से बेहतर है क्योंकि वो रिजेनरेटिव है। PRP से 1000 टाइम्स बेहतर। नए बाल भी निकलते हैं? नए बाल निकलते हैं। आप अगर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में बुलाएंगे तो शायद हम कुछ पेशेंट्स को बुला लें या हम उनकी पिक्चर्स जो हैं बिफोर आफ्टर वो शेयर कर लें। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं जो ऑलरेडी पेशेंट्स करवा चुके हैं। ये बड़ी एक और कॉमन चीज़ हो गई है। पहले बच्चियों के एक्नी का सिर्फ इशू होता था, अब तो 22-22, 23-23 साल की बच्चियों की गंज हो गई है। हाँ, और जड़ें नजर ही नहीं आ रही। एक होता है कि बाल गिर रहे हैं मगर जड़ फिर भी नजर आती है, जैसे ऑलमोस्ट एलोपेशिया की तरह गंज हो रही है। बिल्कुल, ये जो खाली सर वाली बच्चियों के रिजल्ट्स देख के आप हैरान रह जाएंगे जुगन कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट से कितने अच्छी तरह और रीजनरेटिव है। उनके अपने बाल उगे हुए हैं, हमने बाहर से तो लगाए नहीं। ये तो सिर हो गया। ठीक है, अब मुझे फेस और बॉडी का बताएं। चेहरे के लिहाज से आप देखें कि अगर आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जैसे आपने कहा कि ये आपको यूथफुल रखता है, ये आपको यंग रखता है और ये आपको यंग करने का इसमें पोटेंशियल है, सलाहियत है। एंटी एजिंग तो है ही, प्रोग्रेशन ऑफ एजिंग तो इसने स्लो करनी है, लेकिन इसने आपका रिवर्सल भी करना है। आप बहुत सारी ट्रीटमेंट्स जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है, जैसे बोटॉक्स, फिलर थ्रेड्स की, उसकी आपकी ज़रूरत बहुत कम रह जाती है अगर आप इस तरह की रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स पे एक टाइम से आ जाते हैं। लेकिन क्या ये बड़ी तकलीफतें होती हैं, क्या ये बड़ी महंगी होती है? थोड़ी सी मैम ये भी एक्सप्लेन करें। हाँ। क्योंकि देखिए व्यूअर्स यही, मुझे याद है जब हमने शुरू में बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह की बात करनी शुरू की तो लोग कहते थे 25,000 30,000 रुपये का तो सिर्फ वो सामान आता है लगाने वाला। हाँ जी, और पूरा करने में आपको पता है 40-50 तो कहीं नहीं गए 1 ml के। जहाँ तक इसके करवाने का ताल्लुक है ना जुगन, ये करवाना इतना मुश्किल नहीं है। इसको आप
बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे सर्जरीज वगैरह, उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसको आप मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर क्या कह बेहोश सकते करते हैं। हैं या नहीं? नहीं, मुकम्मल करते बेहोश हैं। करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें देखिए जैसे हम स्किन की बात करें, इसमें जिस तरह से आप बाकी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, स्किन पे आप कोई सुन्न होने वाली क्रीम लगा लेते हैं या डॉक्टर्स नहीं, आखिर स्टेम सेल यानी कि अंदर से कोई चीज निकल के फिर उसको वैसे तो आपको दूसरे भी मिलते हैं जो आपके अपने से नहीं निकले होते, लेकिन जो अपने अंदर से निकालना है, जैसे कि चर्बी वाला हो गया, एक एग्जांपल है। उसमें जुगन ये होता है कि जहाँ से हमने फैट लेनी है ना, सिर्फ उस हिस्से को सुन किया जाता है। और जैसे आपका सिरिंज से खून निकलता है ना, इसी तरह की सिरिंज से फैट निकल आती है। उसमें कोई आपका स्टिच नहीं लगता, कोई आपका कट नहीं लगता। वो हो गया, वो हो गया, चर्बी ले ली, उसकी प्रेपरेशन हो गई। वो कितना लंबा काम है? अगर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेम सेल है ना, तो जो आजकल ज़्यादा जो किया जा रहा है वो 6-7 घंटे में आपके स्टेम सेल्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये वो सेल्स हैं जो कल्चर नहीं होते। ठीक है, कल्चर वाले सेल्स जैसे हम आगे प्रोग्राम्स में बात करेंगे ना, वो अलग है। तो ये स्टेम सेल्स आपको इमीडिएटली सेम डे पे लग जाते हैं। यानी कि आप आए, आपने निकलवाया जी, आप चले गए, बिल्कुल कुछ घंटे बाद आए, 5-6 घंटे बाद आप आए और आपको लगा दिया गया उसी तरीके से जिस तरीके से आपको चेहरे पे PRP या बोटॉक्स या बल्कि PRP कहूंगी क्योंकि वो उतना ही कम पेनलेस है। बिल्कुल, क्योंकि फिलर में तो फिलर में तो बड़ी दर्द होती है। हाँ, PRP की तरह आप समझ लें कि उसको लगा दिया। मुख्तलिफ तरीके हैं लगाने के, तो आसान है लगाना। और उसके बाद कोई इतना खास वो भी नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते का डाउन टाइम होता है। जैसे सादा एक कोई भी आप प्रोसीजर फेस पे करवाते हैं तो डॉक्टर आपको 1 हफ्ते की इंस्ट्रक्शन देता है, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन नौकरी शौकरी पे लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए इसके लिए सादा चीज़ें, एंटीबायोटिक्स खानी है, सन ब्लॉक लगाना है, कुछ थोड़ी सी एंटीबायोटिक क्रीम फेस पे लगाने के लिए दी जाती है, इसी तरह की चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि आपने अब अगर आज करा लिया तो अब अगले 1 हफ्ते तक आप घर से नहीं निकल सकते। हाँ, ऐसा नहीं। ये मैं रेकमेंड यही करूँगी यंग लोगों को कि अगर फॉर एग्जांपल आप फ्राइडे को एक ऑफ डे ले सकते हैं। बिल्कुल। आपने फ्राइडे को जाके अपने निकलवा लिया, उसके बाद आपने शाम को जाके वो अपना प्रोसीजर करवा लिया, आपके पास सैटरडे संडे का एक दिन मिल जाता है आपको रिकवरी का। मंडे से आप ऑफिस जाएं और कंसीलर शंसीलर जो भी लगाना है लगा। स्किन के बहुत सारे प्रोसीजर्स में ना, ये जो पहले 48 घंटे हैं ये बड़े अहम होते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि वीकेंड पे आप करवाएं और आपका वो वाला टाइम पीरियड जो क्रूशल है वो उसी में लेकिन प्लीज ट्रैवलिंग से बिल्कुल पहले नहीं। और ये नहीं कि आपने 4 दिन बाद जाना है कहीं बाहर, तो आपने कहा मैंने करा लिया तो हम लोग फिर करके मैं वापस आके डॉक्टर के उस जगह पे एटलीस्ट हफ्ता रहें जहाँ पे आप डॉक्टर से रुजू कर सकें। बिल्कुल। फाइनली आपका मैसेज आज के दिन व्यूअर्स को? मेरा एक तो मैसेज ये है कि प्लीज़ आप, ठीक है सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, नेट पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हेल्थ अथॉरिटी नहीं है, इन चीज़ों को अपने हाथ में ना लें। एक दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर लें। वो बेहतर समझते हैं कि आपकी पहले स्किन कंडीशन क्या है, आप बाद में किन हालात से गुजरने वाले हैं, उससे एडवाइस लें, उससे रिकमेंड करवाएं चीज़ें और स्किन केयर करें ज़रूर। ठीक है, ये नहीं कि आप स्किन केयर ना करें, स्किन केयर करें, अपने आप को एजिंग से बचाएं, एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ भी आप जाएं, लेकिन खुद से नहीं। ये इसके लिए प्रॉपर आपको एक सेशन जो है स्पेशलिस्ट के साथ चाहिए, स्पेशलिस्ट से रुजू करें और उनसे जाने के क्या है। और प्लीज़ व्यूअर्स, बहुत से लोग ये करते हैं पूरा मशवरा जाके ले लेते हैं एक्सपर्ट से और फिर किसी और से जाके करा लेते हैं वो चीज़ें जो उनको लग रहा होता है सस्ती हो रही हैं। व्यूअर्स, आपको नहीं पता कि जिसके पास उसके बाद आप जाएंगे, जिसने घर में दुकान खोली हुई है या जिसने किसी मतलब आई एम सॉरी, इसमें स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर जगह पे उन चीज़ों को रखना जो आपके ऊपर लगनी है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ज़्यादातर क्लिनिक्स में लोगों ने लैब भी रखी होती है, जो अच्छे क्लिनिक्स होते हैं, चाहे छोटे स्केल पे हो, लैब वहाँ पे होती है जहाँ पे चीज़ें तैयार की जाती हैं। PRP भी जो हर बंदा आजकल पार्लर में जाके करा रहा है, वो लैब में तैयार की जाती है। PRP की मशीन में ज़रूर डाली जाती है, लेकिन उसकी टेस्टिंग 50 चीज़ें होती हैं। आप गलत वाला हिस्सा PRP का लगा दें तो आपके पूरे मुंह पे ब्रूजिंग हो जाएगी, क्योंकि वो उसका काम ही ब्रूज क्रिएट करना है। गंदा वाला हिस्सा सुटना होता है, उसको यूज़ नहीं करना होता। बिल्कुल। ज़रा सा आपने हिला दिया तो वो सारा आपका वेस्ट हो गया, आप उसको नए सिरे से भी नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स प्लीज़ राइट बंदे के पास जाएं। 50 सस्ती ट्रीटमेंट से बेहतर है कि एक अच्छी ट्रीटमेंट करा लें इन्वेस्टमेंट के तौर पे।
इतने महंगे महंगे जूते, कपड़े, बैग, जेवर, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं। अपनी ज़ात में इन्वेस्ट कर लें अगर करना है तो, और अगर नहीं करना और कंफर्टेबल है तो खुश रहें, लेकिन बेतुकी चीज़ें ना लगाएं। ये वही वाली बात है, अगर आप जंगल में निकलेंगे, ज़मीन पे फल फूल ये वो इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, आप एक चीज़ को नहीं पहचानते, आप उसको नहीं खाएंगे, वो जहरीली भी हो सकती है। उसी तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा। खुश रहें, आबाद रहें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंगिंग का बेचारा हमारा जो प्रोफेशन है मीडिया के अंदर, आज भी लोग कहते हैं कुछ करना है कर लो, पुत्र नू या कुड़ी नू सिंगिंग की तरफ ना लेके आना, यदि कोई गारंटी नहीं होती। तो आज तो बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद मेगा जी हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे गाना सुनते हुए वापस आएंगे और फिर उनसे और जहांगीर खान साहब से गुफ्तगू करेंगे अबाउट सिंगिंग एज अ करियर। सहेली इतनी प्यार में हो गया। बहुत ही वक्त हो गया मिले हुए बहुत दोस्त। ही वक्त हो गया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज टॉपिक ऐसा रखा था कि मैंने कहा वाहिद बंदा जो खुल के बात करेगा मेरी सहेली है। बेफिक्र हो जाए, बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मेरी जान वो तो हम करेंगे, लेकिन एक लड़का भी है Oh my राइट God। साइड पे। कोई बात नहीं। हम दोनों सहेलियां इधर चलते हैं। चले चले चले, हम कोई इधर बात बात नहीं। लगाते हैं, लेकिन वो भी बड़े पता है- मासूम से पता है हैं। मुझे उनसे मिलते हुए डर क्यों लग रहा है? क्यों? ए देखो इनिशियल किए गए ने, हाँ तो मेरे इनिशियल किए गए ने। कि सेम सेम। Same ओह to माय same। गॉड। पहली दफा अपने वाले इनिशियल वाला एक भाई मिला है। ऐसे ही है। जेके साहब हमारे साथ साथ हैं। हैं। जहांगीर खान अस्सलाम वालेकुम। भाई आप बैठे हैं, आपको क्या हो गया? यूजुअली मर्द खड़े होते हैं और खवातीन बैठी होती है, आज हम आप लोगों को जेंटलमैन को रिस्पेक्ट दे रहे लेकिन हैं। जेके बहुत ही डिसेंट है, इनोसेंट भी है और बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं और इंसान बहुत अच्छे भाई हैं। ये प्यारे प्यारे दो भाई भी हमारे साथ हैं, इनका इंट्रोडक्शन कौन कराएगा? जेके साहब जेके करवाएंगे। साहब आप बताएं, जो भाई हमारे साथ दोनों आए हैं इनके बारे में भी हमें ये बताएं। हमारे म्यूजिशियंस हैं Musicians हैं। और जेके जो हैं वो बहुत अच्छा लाइव भी गाते हैं और हम भी हल्की फुल्की कोशिश कर लेंगे। आपको तो पता ही है ना अंदर की बात। तो माशाल्लाह ये हमारे ढोलक प्लेयर हैं और ये हमारे जो हैं इनके हाथ में Flute player है, फ्लूट है, माशाल्लाह। तो ये फ्लूट प्लेयर हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त आज माहौल बनने वाला है। यू नो दैट कि जब जुगन बैठती है और मेगा बैठती है तो फिर मेगा छा जाती है और जुगन जो है वो एक माहौल बना देती है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें बड़ी भारी पड़ती हैं जेके पे। सारा तारुफ कोई बात आपने करवा ही नहीं, दी। उन्हीं की जेब है ना, हमारी थोड़ी है। चलो भाई अपना ही भाई समझ के चल पड़ते चलें हैं जी, उस तरफ। चलें। आ जाओ। Thank you जी, हमने thank कहा you। थोड़ी सेग्रीगेशन रखेंगे ना थोड़ी देर आपको तंग करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो व्यूअर्स। जैसे कि आपसे ब्रेक से पहले भी शेयर किया, तो बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। देखिए एक जनरेशन होती है जो एक सर्टन एज पे पहुंच जाती है, जो लेजेंड एज ग्रुप की कैटेगरी में आ जाती है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अहम होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो हमसे एक बड़ी जनरेशन है, उनके मसाइल फ़र्क थे, हमारे मसाइल फ़र्क हैं। अब मेगा जी, यू एंड आई, हम जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया, सारा कुछ हुआ, यू आर प्रॉब्ली यंगर देन मी, बट द पॉइंट इज़, मतलब उसी मामले के अंदर उस वक्त हमारी फील्ड को मीडिया को नहीं अच्छा समझा जाता था। एग्जैक्टली। आज चीज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है कि मीडिया एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी कहा जाता है शौकिया करा लो। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए अच्छा है कि भाई सिंगिंग भी शौकिया करता था या करती थी, लेकिन एक काम नहीं है करने वाला। सिंगर्स को अपने इवेंट्स पे, अपने शोज पे बुला लेंगे, चाहे मेल हो और फीमेल। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो यंग बच्चे आजकल आते हैं, कहते हैं आपकी शादियां ही नहीं हो रही। हम ऐसे ही है। लड़की का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो आगे से घूम के कहते हैं बेटा कोई काम और कर लो, तो आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन काम कोई और कर लो। अब वो कहते हैं दसो काम की कर दे। तो मैंने एज अ वुमन आपकी स्ट्रगल के बारे में बात करनी है एंड जेके भाई आपसे एक लड़का होते हुए, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जिसमें दोनों को इजाजत नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। लड़कियों को सही बात। अनलेस आप घराने से हो, ऐसे ही उधर भी बड़ा कन्विंस करना पड़ता है। तो आई स्टार्ट विद यू मेगा जी, जी। कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, हमारे दिमाग से सिंगिंग के बारे में क्यों नहीं फतूर निकल रहा? मैं इसमें थोड़ा सा एक इंक्लूड ये करना चाहूँगी कि चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, या हमारे जितने भी सकाफत के रंग हैं, जिसको हम फ़नून लतीफ़ा के रंग कहते हैं, उसमें ये सारे ही ऑलमोस्ट आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि चाहे वो एक्ट हो या डांस हो या सिंगिंग हो, हमारी सोसाइटी में उसको मैं समझती हूँ कि ना पहले इतना अच्छा से एक्सेप्ट किया जाता था, और
जनरली आज भी उसको उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये चूँकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ, लोग इसको कदर की निगाह से नहीं देखते कि बहुत ही सिलेक्टेड सा कह लें कि है, उसमें आप परसेंटेज और कह लें नेचुरली ये कि प्रिज्यूम 20% करते या हैं कि हम 30%। सारे किसी बुरे खानदान, बुरा नहीं कहना चाहिए, खानदान सारे अच्छे होते हैं और कोई कहाँ पैदा होता है इसमें उसका कोई कमाल तो नहीं होता। ये तो देखिए, अल्लाह ये की तो मर्जी अल्लाह है। ताला से सीधी लेकिन आप कहते हैं कि जंग कर रहे हैं ये ना। उस किस्म की फैमिली से हैं ये लोग, यही काम करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन देखें ना, आज के दौर कामों में पे ठप्पे लगे हुए हैं। आज के Passion दौर है, में कुदरती। जो चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी ने आपको बता दी हैं एक मोबाइल की सूरत में, कि आज हर घर में एक फनकार पाया जाता है, चाहे वो गा रहा है, चाहे वो एक्ट कर रहा है, या कोई भी अपना हुनर दिखा रहा है, टैलेंट हर एक के अंदर रेखा जी, मौजूद होता है। कभी और ये अल्लाह सोचा की था कि तरफ हम से लोग होता है। टिकटॉक पे आएंगे? कभी सोचा था? वही मैं कह रही हूँ ना, मैं ऐसा हम कोई तो हंसते particular- थे, हम लोग तो हंसते particular थे कि लफ्ज़ ये use लगे नहीं हुए कर लगे रही। रहने दो क्यूट बच्चे। ऐसे ही। आज हम भी जो एस्टेब्लिश्ड, अल्लाह का शुक्र है, आर्टिस्ट और आज जिनके टॉप मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही जिसको कहते हैं अताई घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली मेल और फीमेल्स हैं, जिनका दूर दूर तक भी इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये फ़न किसी के मिरास नहीं है, ये अल्लाह ताला किसी को भी अता कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों को उनके टैलेंट के मुताबिक उनको प्रमोट करना चाहिए विद एजुकेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप हम उनके लोग अभी शौक को नहीं वर्किंग कर आर्टिस्ट सकते। हैं। बुलाने का मेघा जी आपको और जेके भाई आपको ये था कि हम अभी वर्किंग आर्टिस्ट हैं। ऐसे ही। हमने रिटायर अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं किया, और अल्लाह करे और हम कि करेंगे भी नहीं। हम करेंगे भी नहीं। वो भी जमाना खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जी। जहाँ पे रोजी रोटी की एक वो कैप होती थी कि भाई अगर आप पॉप स्टार्स हो, लाइक अगर आप पॉप कल्चर के म्यूजिक को कर रहे हो तो बस आपकी एक कैप है, अब आप नहीं उसके बाद नहीं चल सकते। अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसों के लिए रोजी रोटी के मौके अब मजीद और खुल और गए। देखिए, पहले तो फैशन इंडस्ट्री को फैशन ही नहीं समझा जाता था, वो यही कहते थे कि यार चलो जो दिल किया पहन लिया। लेकिन अब ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन चुकी है। सिंगर्स भी तो मॉडल्स बन गई है ना पूरी। सिंगर्स मॉडल नहीं, मॉडल्स जो हैं वो भी सिंगर्स बन रहे हैं, और जो दिल करे, जो हुनर उनको आता है वो उनको यार करना पहले चाहिए। हमारी सिंगर्स में एक मैडम ही होती थी और खैर, दो चार और खैर, आर्टिस्ट होते थे जिनकी बड़ी अच्छी ड्रेसिंग होती थी। बिल्कुल। अब तो देखो माशाल्लाह सारी लड़कियां इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लैमरस। मेघा जी लुक एट हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग। थैंक यू सो मच। आई मीन द पॉइंट इज, अगर कोई आपको देखे, और अव्वल तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो पहचानता नहीं है, लेकिन अगर कोई ना भी पहचाने तो यही सोचेगा ये कोई ग्लैमरस, ये कोई मीडिया कुछ है। Exactly, आवाज because- सुने ना सुने, अब अपीयरेंस से पता चल जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वो इंप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी, आपके ड्रेस से आता है, आपके गेटअप से आता है। और हम तो हमेशा से ही सजे संवरे, आपको पता है स्क्रीन पर आने वाले लोग ऑलवेज, हैं। एंड आपने हमेशा अपने चेंज को इवॉल्व की, अपने लुक को, और Exactly. अपनी कभी भी एक ही स्टाइल नहीं कंटिन्यू Never, किया never, मुझ क्योंकि- बोरिंग की तरह जो उसी में लगी रहती है। व्हाट अबाउट यू जेके भाई? अच्छा, मैं मेघा जी की जो है वो बात को जारी रखूँगा कि ये एक पैशन है। Passion। मेरा फैमिली कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं पूरी फैमिली में शायद मैं ही था जो इसको स्टार्ट किया था, और वेरी फर्स्ट डे से यानी कि यूनिवर्सिटी लाइफ से इसको लेकर चला था। और बस डे बाय डे जो है वो ये पैशन एक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो कुदरती अमल है, हर घर में एक आर्टिस्ट होता है, हर घर में एक जो है वो एक नेचुरल जो है आप कहते हैं फ़न जो है वो मौजूद होता है आजकल के दौर में, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को जो है वो ग्रूम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर चलना चाहिए। तो ऐसे एक आर्टिस्ट पैदाइशी होता है, डॉक्टर इंजीनियर वो पढ़ के बनता है। बिल्कुल, तो मैं समझती हूँ कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए टैलेंट की कदर है ना, ये करनी चाहिए। और देखिए करते भी हैं लोग। भाई हम देखिए, कुछ नहीं, मैं लोगों एक के बात कहने पर जरूर सबको बता बुरा दूं, नहीं कह बिल्कुल बाहर ऐसे। के मुल्क में जरा सा लोग अपने बच्चों में पीपी पापा का शौक देखते हैं ना, बहुत वो फौरन उनको डाल देते हैं कि कहीं यार ये कोई जीनियस मोज़ार्ट बेटोवन टाइप नमूना ना निकल आए। हम क्या करते हैं, खत्म कर, लेकिन काम आज पे गया। व्यूअर्स, एक दुनिया इतनी बड़ी है जिसका हम हिस्सा है, अपनी नजर को इतना सा महदूद रखना छोड़ दें। इस नोट पे ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, भाई मेरे नेम से एक जेके हो गया सेट में, और बीच में एक खूबसूरत सा फूल मेघा नुमा। मामला कुछ बहुत ही मजे का चल रहा है, मगर ब्रेक की तरफ जाने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत मेघा जी हमारे साथ हैं। ऑब्वियसली शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट आज मोर स्पेसिफिकली एज अ सिंगर मैं इनसे बात कर रही हूँ। वैसे तो शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो एंड अ सोशल मीडिया सेंसेशन माशाल्लाह से। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी फ्रेंड्स जो हैं उसी तरह टक्कर देती हैं आज के यंग टिकटॉक आर्टिस्ट को और इंस्टाग्रामर्स को एंड फेसबुक के आर्टिस्ट को, स्नैपचैट हो, वटेवर हो।
ये मेरी सहेली हम सबको रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है। Thank you so much. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट मिस्टर जेके जहांगीर खान, बेहतरीन फोक सिंगर हैं और बड़ी प्यारी और जेंटल पर्सनालिटी हैं। एंड देन हमारे बहुत ही प्यारे म्यूजिशियन भाई जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम ऑब्वियसली ना मुकम्मल होता है, क्योंकि वही जो कहते हैं ना, रंग तो यही भरते हैं हमारे उस गुलदस्ते में जिसे हम अपना प्रोग्राम कहते हैं। सो कलीम अब्बास जो हमारे शो का बड़ा रेगुलरली हिस्सा बन चुके हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ हैं, बेहतरीन फ्लूट प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल के। देन मिराद अहमद साहब, आप भी एक बेहतरीन ढोलक प्लेयर हैं, वेलकम शो पे। पहले वो गप्पों में मजाक, हम अपने मजाक में ना जरा इंट्रोडक्शन तरीके से भाइयों का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इनके साथ रेगुलर काम में आप तो कभी कभी आते हैं, टाइम आप कम देते हैं मुझे। अच्छा मेरे जी आजकल हो क्या रहा है, आई नीड टू नो, एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बताएं और मुझे सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेके भाई आपसे भी ये जानना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद मुतहरिक हूँ और एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद मुतहरिक हूँ। मेरी एक फ़िल्म आ रही है इंशाल्लाह, ऑन सेट वो हो रही है, इल्ताफ़ हुसैन साहब की तेरे प्यार नू सलाम, और आई एम उसमें असद मलिक भी हैं, असद महमूद भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असद भाई भी हैं और उसके वो इंशाल्लाह ऑन सेट जाएगी आफ्टर 1 जून। और इसके साथ साथ यार प्लीज बीटीएस जरूर लगानी है थोड़ी थोड़ी, अभी स्टार्ट पूरा हो ना जाएगा। बताना, बट जैसे ही स्टार्ट होगी बीटीएस जरूर लगानी है। ठीक है। एंड तक नहीं वेट किया जाता भाई बीटीएस के लिए। असल में अब तो सोशल मीडिया पर पहले चीजें आ जाती हैं, Please। लेकिन उसका नुकसान भी होता है, इसकी थोड़ी सी प्राइवेसी हम लोगों ने रखी मेगा जी है। अब आप वो बात कर रही हैं कि जब हम लोगों ने शुरू में एक्टिंग स्टार्ट की थी और मना किया जाता था कुछ नहीं रिवील करना, दुनिया बदल गई है अच्छा यार, मैं थोड़ा बहुत नहीं, उन्हें promise करें। जस्ट फॉर यू, ठीक है। और उसके मैंने फॉलो करना छोड़ देना वरना कोई बात नहीं, मैं खुद आके आपको हमें लेके टीजर्स जाऊंगी। चाहिए। बेफिक्र हो जाए, टीजर्स भी दूंगी। और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने किया है, द टीम लड्डू, जो कि फ़लस्तीन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। उस हालिया ही मैंने उसका शूट मुकम्मल किया है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो भी आप अपनी पर्दा स्क्रीन पर देखेंगे। और इसके साथ साथ गानों के हवाले से माशाल्लाह जेके के साथ मेरा सॉन्ग आ रहा है, जहीर लोहार के साथ आ रहा है, मेरा सोलो एल्बम भी रिलीज़ हो रहा है। और अभी रिसेंटली मेरा कल, अच्छा ये कोलैबोरेशन कैसे हुई, ये दोनों की कोलैबोरेशन कैसे हुई? एक्चुअली हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हमने करना है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त मुकर्रर होता है तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो अब इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ईद पर या ईद के बाद इंशाल्लाह आप हमारा एक ड्यूट सॉन्ग देखेंगे। कल क्या होने वाला है? कल हो गया मदर्स डे के हवाले से yes, भी yes, मेरा yes, एक yes. सॉन्ग था, वो रिलीज़ किया है, जिसमें मैंने अपनी मरहुमा वालदा को ट्रिब्यूट दिया है। जाहिर बात है जी, माएँ तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भूली नहीं जा सकती। अच्छा वो आपने यूट्यूब चैनल पे लगाया? मैंने अपने मेघा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, और मैं अपने मोस्टली गाने ना अपने यूट्यूब पर ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है, आप जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा आप ओ भाई अब रिकॉर्ड लेबल्स तो उस तरह से रहे नहीं, और वो भी अगर हैं भी जो, वो कौन सा अब उस तरीके से आर्टिस्ट को उस तरह लेके चलते हैं, सारा काम हर आपने खुद बंदा ही अपनी करना है। मदद आपके तहत जुगन कर रहा है। सो ये हमारी जो सेल्फ प्रमोशंस हैं, और जो और सीधी गल है कि पैसा अपना लाना तो फिर अपने ते लाओ ना। बिल्कुल सही है। सीधी बात है। और हर आर्टिस्ट जब अपने पे इन्वेस्ट कर रहा है और उसको फीडबैक मिल रहा है, और अभी कॉन्सर्ट्स हमारे लाइनअप हो चुके हैं, 3 कॉन्सर्ट्स माशाल्लाह हम कर भी चुके हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ अब चल रही हैं, बस और कुछ रह तो नहीं गया। बाकी घर में कोई इवेंट आ जाए तो हम किचन में भी चले जाते हैं। नहीं वो मैंने करनी है बात, ठीक, वो मैंने अभी घर की तरफ आना है, पहले मैंने काम की, क्योंकि हम ठीक यही है, बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा मेगा जी और मेरी एक बड़ी ही, मर्द तो हमेशा से ये मीडिया में करते रहे कि उनकी घर की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उनका काम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मेगा जी, माई सेल्फ, हम 4-5 हैं ख़वातीन इस मीडिया में जो अपने घर को बिल्कुल मुख्तलिफ रखती हैं काम से। एग्जैक्टली। इसलिए नहीं क्योंकि हमें मीडिया वालों से कोई प्रॉब्लम, मीडिया वाले हमारे भाई हैं जहाँ से रोजी रोटी कमाते हैं, ये हमारी इबादत की जगह है। ऐसे ही है, अल्लाह ताला की इबादत सबसे बढ़ के, लेकिन काम को भी इबादत की तरह करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम सेपरेट इसलिए रखते हैं कि भाई घर को फिर घर पे तवज्जो दे, उत्थे भी जाके स्टार बनना है, ते मेकअप ते फैशन करने ना, तो फिर कोई फायदा नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल। और देखिए मीडिया के बगैर तो कभी हमारे घर की ना खुशी हुई, अल्लाह माफ़ करे, गमी भी नहीं हुई। भी हम घरों में करते हैं, रखा, लेकिन ये नहीं कि कुछ हो गया तो हाय मैं मर गई, मैं रोना धोना डाल दिया। देखिए लोगों ने आपका बहुत खूबसूरत चेहरा देखा हुआ है, लेकिन बीइंग अ पर्सन आपके पास खुशी गमी साथ साथ चलती है, लेकिन लोगों को हमेशा अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाएं, मैं ये मानती हूँ। बाकी तो चल सो चले, और अल्लाह ताला खैर रखें, करम रखें और अपनी पनाह में रखें। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है सर, मेरी जिंदगी में मासूमियत के अलावा? आफ्टर माई सॉन्ग मैं केडा मजबूर हाँ ढोलिया, ओरिजिनली संग बाय मी। ये बाय द वे बड़ी ज़रूरी बात है जाननी कि ओरिजिनली संग बाय हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हिट हो जाती है, वायरल हो जाती है, और अपनी चीज़ हिट करना ज़्यादा और मुश्किल बाय द वे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स, सारे यंग आर्टिस्ट से, ज़रूर गाने किसी और ने अगर गाया गाए, लेकिन फिर ट्रिब्यूट दे के गाएं। बिल्कुल ऐसे। बताएं कि जी ये उन्होंने नीचे कुछ ना कुछ तो लिखे ना। बिल्कुल एग्जैक्टली।
देखिए आप अगले की फेम पे कैश करना चाहते हैं तो फिर अगले को पहले क्रेडिट दे के कैश करें। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? लेकिन बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कब कर रहे हैं आपके सामने, खैर मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं चैनल जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं और वो सारी चोरी की हुई चीज़ें हैं। इवन वो ट्रिब्यूट भी नहीं लिखते और ना उनको मेंशन करते हैं। बॉर्डर तो सारा भरा हुआ है हमारा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद 5 से 6 मेरे जो हैं वो सॉन्ग्स ऐसे हैं जो वायरल हुए एक ही साल के अंदर, काफ़ी सिंगर्स ने भी गाए। अभी मेगा जी के साथ भी मेरे 2-3 बल्कि ड्यूट हम कर रहे हैं, नसीबोलाल जी के साथ भी किए हैं सॉन्ग, और नसीबो जी बड़ी प्यारी है उनकी, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सराइकी पंजाबी को थोड़ा मॉडर्न किया जाए, मोड में किया जाए। हाय प्लीज, बिकॉज कैन आई टेल यू समथिंग, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सराइकी, और सराइकी बेल्ट के आर्टिस्ट आप दोनों भाई इस चीज़ के गवाह हैं। आई एम वन ऑफ देयर बिगेस्ट फैंस एंड वन ऑफ देयर बिगेस्ट। मैं देखता हूँ आपको, मैं देखता हूँ। आपको पता है जेके भाई, देखें सराइकी म्यूजिक जिस तरीके से सराइकी बेल्ट में वायरल होता है उतना हमारा कोई पॉप आर्टिस्ट पूरे पाकिस्तान में वायरल नहीं होता। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ मेगा जी? आप खुद एक बहुत बड़ी और यंग एज पे लेजेंड आर्टिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज कीपिंग दैट इन माइंड, उस बेल्ट को हम क्यों नहीं प्रमोट करते? yes. पंजाबी म्यूजिक हमारा हिट हो जाता है क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर भी वो पकड़ लेता है हमारी, बिल्कुल सराइकी नहीं कॉपी होता है। असल में ये भी एक अल्लाह ताला की अता है कि जो आर्टिस्ट, क्योंकि आपने सराइकी की बात की है ना, तो मैं लाहौर के हवाले से एक बात कहूँगी कि लाहौर को अल्लाह ताला ने एक ऐसी फजीलत दी हुई है कि जो आर्टिस्ट यहाँ से हिट होता है ना वो पूरी दुनिया में हिट होता है, पूरी दुनिया में ऑन एंड ऑफ वो रातों रात स्टार बन जाता है। लेकिन जो किसी मखसूस जगह से हिट होता है, क्योंकि इसमें सराइकी भी आ जाता है, पटवारी भी आ जाता है, सिंधी भी आ जाता है, बलोची भी आ जाता है, लेकिन वो उस तरह से चीज़ें वायरल नहीं होती उन लोगों की, और ना उनकी पूरे मुल्क में इस तरह शनाख्त बनती है जो एक स्पेशली हमारे लाहौर को फजीलत हासिल है। तो इसलिए कहते हैं कि लाहौर है, जो लाहौर में वायरल है वो पूरी दुनिया में वायरल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। क्रॉस द बॉर्डर 10 पंजाबी फिल्में निकलती हैं तो एक लोकल निकलती है, एक लोकल निकलती है। सो ये पंजाब कल्चर स्ट्रॉन्गर इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा मैं फील करता हूँ, और मैं इस कोशिश में हूँ कि अब तो सराइकी को थोड़ा मॉडर्न किया जाए, मॉडर्न म्यूजिक में लाया जाए, और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और चीज़ें आ रही हैं सामने, अभी प्रोजेक्ट भी वो प्रोसेस में है। अच्छा, आप दोनों के मैसेजेस भी लेने आपके फैंस के लिए, मेगा जी स्पेशली आपके लिए, क्योंकि 4 लोगों ने तो मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज कर दिए मेगा जी को कहना अच्छा सा कोई मैसेज दे। पहले होता था ना, हम लोग शोज़ करते थे साथ, तो एंड में होता था कि कोई अच्छी बात, कोई प्यारी बात, कोई मैसेज सेलिब्रिटी देता था। अब शोर शराबे पे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके लिए स्पेशली और आपके लिए भी रिक्वेस्ट आई है आप लोगों के फैंस की कि आपने उनको देख के कोई मैसेज देना है, सोच लें क्या पैगाम देना है, प्यारा सा जो भी आपके दिल में कोई देखिए सबसे पहले तो मेगा जी ओ भी खड़ी है, बेफिक्र हो जाओ, मेरी और हम उनको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। एक सेकंड किचन दिखा के फिर आपके पास। हाँ जी नूर जी, मंतू ईरानी और बॉइल्ड राइस हमारे नहीं खाने के लिए, बैंगन के और कीमे के। हाँ जी। और एक सेकंड, कई कैसे कहते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन है? कीमा। हाँ जी, नहीं बोलना आता ना, मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि बेहतर है ढूंढते। अच्छा, थैंक यू सो मच। और उसके साथ राइस भी रेडी एंड इट लुक्स डिलीशियस। थैंक यू सो मच। हमारा गर्ल एंड बॉय, आपका मैसेज। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं हमेशा जो मेरा ये मदर इंस्टीट्यूट है पीटीवी में, इस एक ऑनर समझती हूँ यहाँ पर आना, और मैं एंटायर टीम ऑफ मॉर्निंग शो विद जुगन एज वेल विद प्रोड्यूसर, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमें शो पर इनवाइट किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और सुबह सुबह चिट-चैट की। और दूसरा देखिए मैसेज यही होता है कि जब आप एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, मैं ये समझती हूँ कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मेरे एक्ट से, मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, सेम उसी तरह ये जिम्मेदारियाँ आप पर भी आती हैं, क्योंकि आप हमें देख रहे होते हैं, वॉच कर लेते हैं, क्योंकि इंसान कभी भूल चूक कर लेता है, लेकिन देखिए किसी की दिल आज़ारी मत करें, किसी सूरत में ना करें, चाहे वो कमेंट की सूरत में हो या कोई बात की सूरत में हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है हमेशा उन्हीं को अच्छा समझता है जिनके इखलाक अच्छे हैं। तो खुशियाँ बांटें, खुशियों की वजह बने, वैसे भी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही मिल जाती हैं, तो आप खुद क्रिएट ना करें। एक कुड़ी पूरी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, हल्का ना ले मेरी दोस्त को। और बाय द वे अपने घर आके थैंक यू नहीं कहते। ओह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज बहुत शुक्रिया, आज हम आपके साथ हैं, और मेरा मैसेज ये है कि हर इंसान में एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है, बस आजिज़ी के साथ जो है ना इसको लेकर चलें और मेहनत करते रहें, लाइन में लगे रहें, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। वेरी गुड। आपने एक मज़े की बात कही, मैं यहाँ पे ज़रूर एडिशन करना चाहूँगी, पैशन को प्रोफेशन ज़रूर बनाएं, पैशन को फैशन ना बनाएं। पैशन ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
बड़ी ज़रूरी बात है और बड़ी बारीक बात है। लोग फैशन और एक्साइटमेंट के उसके ऊपर करते हैं। ये जो 2 लोग आपके सामने बैठे हैं और उनके साथ 2 जो म्यूजिशियंस बैठे हैं, ये चारों पर्सनैलिटीज़ मेरे लिए एक्सट्रीमली काबिल इज़्ज़त है, क्योंकि ये एक्सट्रीम अमाउंट की मेहनत, एफर्ट, और ये नहीं कि एक दफ़ा की और बन गए, बार बार करना पड़ता है, बार बार अपने आप को इजाद फिर से करना पड़ता है, री इन्वेंट करना पड़ता है अपने आप की, अपनी लुक, अपने गाने का अंदाज, सिराइको को मॉडर्नाइज, ये वो। इट्स नॉट ईजी। कदर करें, ये हैं आपके नेशनल एसेट्स, ये हैं वो प्यारे लोग जिनको हमें देखना चाहिए, इनको एडमायर करना चाहिए। और अगर बच्चा कहे कि मैंने सिंगिंग की तरफ जाना है, बेटी कहे, बेटा कहे, तो हम कहे ठीक है बेटा, करना है तो कर लो, लेकिन बनना फिर उनकी तरह है। ये नहीं कि बस 4 दिन के लिए वायरल हुए, जिस तरह 1 पाउंड फिश वायरल हो गया था, आई टू आई हो गया था, मुझे आज भी याद है। कहाँ गए? आए, निकल गए। लंबी रेस का घोड़ा बनना है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे इन प्यारे फ्रेंड्स को, मेरी इस प्यारी फैमिली को मज़ीद कामयाबियाँ और करोड़ों चांद लगाए आपके हर काम को। 4 क्या, करोड़ों लगाए। आमीन सुम आमीन। इसी नोट पे जेके जी, ताड़ी बारी। ठीक है, मैं हाजिर हूँ। आ जाइए मैदान में। आ जाए मैदान में।